In this module, we have to learn about the chemistry chapters of class 10th ना। क्लास 10th का जो केमिस्ट्री का पोर्शन है उसके लिए जो थीम डिज़ाइन की गई है वो थीम डिज़ाइन की गई है मटेरियल्स के नाम से ना। मैटर क्लास 9 से ही हम पढ़ रहे हैं और यहाँ भी क्लास 10th में ही उसी मटेरियल का किस तरीके से इस्तेमाल या किस तरीके से कितने मटेरियल अलग अलग होते हैं जिनको हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। और पहले टर्म में अगर देखें तो यूनिट फर्स्ट जो नाम दिया गया है वो दिया गया है केमिकल सब्सटेंस, इट्स नेचर एंड बिहेवियर ना। उसका नेचर कैसा है, बिहेवियर कैसा है, ठीक है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक, इस पहले टर्म में हमें 3 चैप्टर दिया गया है जैसा कि पहले के वीडियोस में हमने डिस्कस किया। पहला केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, दूसरा दैट इज एसिड बेसिस एंड द सॉल्ट्स, एंड थर्ड दैट इज द मेटल एंड नॉन मेटल। क्लियर। आज के टॉपिक में हम चैप्टर फर्स्ट में आने वाले वो सारे कंटेंट डील करेंगे जो कि सीबीएसई ने दिया है एग्जामिनेशन के लिए ना। चैप्टर का नाम दिया केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। 5 ये कंटेंट हैं जिनसे क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं आपके टर्म फर्स्ट एग्जाम में। डन। ये जो 5 टर्म्स हैं ना, इनको अच्छे से समझने के लिए आपकी जो पहले की नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आएगा, जिसको मैंने यहाँ पर दूसरे क्लासिफिकेशन में लिख दिया है प्रीवियर नॉलेज इन्वॉल्व, जिसमें कि पहले ये 3 कंटेंट आपको जानना ज़रूरी होगा बिना इस चैप्टर को प्रोसीड किए इससे पहले। डन। तो पहले हम इसी को डील करते हैं, इसी के बारे में बात करते हैं, जिसमें पहला है सिंबल्स ना। सिंबल्स क्या होते हैं ये आपने इसके पहले क्लास 9 में पढ़ा ना, जब हम 3rd चैप्टर एटम्स और मॉलिक्यूल पढ़ रहे थे। एटम्स के बारे में हमने पढ़ा ना, डाल्टन के कॉन्सेप्ट को पढ़ा हमने, ठीक है। उसके बाद एक सिंबल बनाना शुरू हुआ जिसमें पहले वो सर्कुलर वाले सिंबल्स बनाए जाते थे, बाद में उसको चेंज कर दिया गया अल्फ़ाबेटिकल्स के फॉर्म में ना। तो आपको कम से कम 30 एलिमेंट ऐसे होने चाहिए जिंक तक जहां तक आपको एटॉमिक सिंबल्स पता होने चाहिए, उनके एटॉमिक नंबर्स पता होने चाहिए, एटॉमिक मास पता होना चाहिए। ये चीज़ें आप क्लियर आउट कर ले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। दूसरी चीज़ आपको आना चाहिए केमिकल फार्मूला। किसी ने बोल दिया कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि कैल्शियम कार्बोनेट में कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट हैं और उनकी क्या स्पेसिफिक रेशियो है जिसके अकॉर्डिंगली वो कंबाइन करके वो फार्मूला बनाएंगे, केमिकल फार्मूला। क्लास 9th में आपको उसी सेम 3rd चैप्टर में बताया गया था केमिकल फार्मूला लिखने। पहले तो आपको कोवेलेंट बॉन्ड के केमिकल फार्मूलेस बताए गए थे, और दूसरा जब आयनिक कंपाउंड जैसे कार्बोनेट यहाँ पर आयनिक है, कैल्शियम यहाँ पर आयनिक है, इनके लिए भी बताया गया था। 3 स्टेप दिए गए। पहले स्टेप में हम लिखते थे एलिमेंट्स ना या आयंस, दूसरे स्टेप में हम उसकी वैलेंसी या चार्ज लिखते थे, और तीसरे में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे सिंप्लीफाई करके, रेशियोज को सिंप्लीफाई करके हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे और हमें मिलता था केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, जिनको अभी भी प्रॉब्लम वो क्लास 9 से एक बार कन्वे कर सकते हैं ना। 3rd केमिकल कम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन आपने पढ़ा था। कुछ लॉज ऐसे हैं जो आप यहाँ पर पढ़ेंगे, देखेंगे, उसका यूज़, उसका एप्लीकेशन देखेंगे जब इस चैप्टर को हम पढ़ते रहेंगे, जिसमें सबसे पहला जो लॉ आएगा वो होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ना। लैवेज़र एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था इसको, और उस लॉ का क्या यहाँ पर इम्प्लीटेशन है, क्या यहाँ पर यूज़ है, जब थ्रू आउट द चैप्टर देखेंगे तब क्लियर आउट करेंगे। अब आते हैं कंटेंट क्या दिया है सीबीएसई ने इस बार इस चैप्टर्स को लेकर के। तो पहली चीज ये समझ लें कि कंटेंट में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, सारे कंटेंट को रखा गया है। केवल एक ऐसा कंटेंट है जिसको यहां से डिलीटेड आउट किया गया है, वो भी है एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन डेली लाइफ ना, जहां पर 2 ऐसे एप्लीकेशन थे ऑक्सीडेशन के, जिसमें एक रैंसिडिटी और दूसरी कोरोजन ना। ये 2 टॉपिक था, इससे क्वेश्चंस भी बनते थे। इन 2 टॉपिक को कैंसिल कर दिया गया, बाकी सारा का सारा वही कंटेंट है। जैसा कि अगर हम देखें पहला कंटेंट अबाउट द केमिकल रिएक्शंस, होता क्या है केमिकल रिएक्शन ना, केमिकल रिएक्शंस हो रहा है ये किस तरीके से आप पहचान करेंगे उसकी ना। दूसरा केमिकल इक्वेशन,
ये केमिकल इक्वेशन क्या है ना, केमिकल इक्वेशन कितने तरीके के हो सकते हैं, ठीक है, केमिकल इक्वेशंस किस तरीके से बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड के फॉर्म में क्लासिफाई किए जा सकते हैं बाय यूजिंग वन ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशन लॉ ना, ये आपको तीसरे में मिलेगा, जहां पर हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ सीखेंगे कि कोई भी एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन अगर हमारे पास है तो उसे कैसे बैलेंस किया जा सकता है। डन है, थर्ड टॉपिक ये हो गया। नेक्स्ट, इंप्लीकेशंस ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसमें हम देखेंगे कि किसी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से हमें क्या क्या एक्चुअली इंफॉर्मेशन मिलती है और हम उसको और कितना ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं जिससे किसी एक केमिकल इक्वेशन से हमें मोर इंफॉर्मेशन मिलना शुरू हो जाए ना, या क्या क्या ऐसे टर्म्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसी एक इक्वेशन की रिप्रेजेंटेशन में जो हमें और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन देने लगे किसी केमिकल रिएक्शन में होने वाले पूरे चेंजेस के बारे में। डन। फोर्थ अगर पढ़ेंगे, यहां पर हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि पहले टॉपिक में केमिकल रिएक्शंस को पढ़ने के बाद हम केमिकल इक्वेशन में चले जाएंगे, जहां पर तीन जो टॉपिक आपको दिख रहे हैं सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये केमिकल इक्वेशन को डील करेगा। और फिर जब हम फिफ्थ टॉपिक पे आएंगे तो फिर से दोबारा हम इसी केमिकल रिएक्शंस को डील करेंगे, जहां पर हम क्लासीफाई करेंगे केमिकल रिएक्शंस को 5 अलग अलग फॉर्म में, जिसमें सबसे पहला हमारे पास होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन ना, दूसरा होगा डीकंपोजिशन रिएक्शन, थर्ड होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिफ्थ होगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जिसको एक कोलैबोरेट करके एक नया नाम दे दिया जाता है रेडॉक्स रिएक्शन ना। तो कुल मिला करके पहले चैप्टर से यही कुछ टॉपिक हैं जिससे हमारे टर्म फर्स्ट में क्वेश्चन आ सकते हैं। जरा समझते हैं यहां पर इंपॉर्टेंट कौन सा है और किस टॉपिक में आपको ज्यादा मेहनत करने की कोशिश है ना, करने की जरूरत पड़ेगी, जिसमें से कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ये एक ऐसा टॉपिक है जहां पर कई तरीके के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। एक आपको कोई भी अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन दिया जा सकता है और आपसे बोला जा सकता है कि बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन ना, इक्वेशन को बैलेंस करना, उसके भी तरीके हैं, किस तरीके से आप बैलेंस करते हो वो जब थ्रू आउट द चैप्टर्स हम पढ़ना शुरू करेंगे तो उसको क्लियर करो, बहुत अच्छे से समझेंगे कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को किस तरीके से बेटर बैलेंस किया जा सकता है। ठीक, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। दूसरा, केमिकल टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में ये जो आखिरी आप देख रहे हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है एग्जाम के पर्पज से, क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन एक ऐसा होता है जिसमें कंफ्यूजिंग बहुत ज़्यादा किया जा सकता है बच्चों को ना। इसमें आप 4 टर्म्स पढ़ेंगे, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना, और सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग इसी में हो जाता है कि भैया ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो ठीक है, लेकिन ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो गया। ठीक है, ये आपको एक इक्वेशन दे दिया गया और बोला गया कि इसमें क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है, क्या अगर इसे ये रेडॉक्स रिएक्शन है तो किस सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है और किस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसको भी रखना है, 2 ऐसे टॉपिक होंगे जिसको बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, तीसरा कुछ जो हमें और प्रॉब्लम क्रिएट करने का कुछ आएगा वो होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, जो कि एक तरीके से रिएक्टिविटी सीरीज, जिसके लिए हमें पहले मेटल और नॉन मेटल चैप्टर से एक रिएक्टिविटी सीरीज को पढ़ना होगा इस डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट के रिएक्शंस को समझने के लिए ना। तो इसको भी सब समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, क्योंकि आपके क्वेश्चंस जो आने वाले हैं वो मल्टीपल ऑप्शन आने वाले हैं और मल्टीपल ऑप्शन में ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल बना सकता है आपके क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये आपका एक पैटर्न हो गया चैप्टर फर्स्ट के लिए, वो टॉपिक जो आपको पढ़ने हैं और क्या टॉपिक नहीं पढ़ना इसको मैंने आपको पहले ही बता दिया। जिसमें आपको पहला चैप्टर जो नहीं पढ़ना था वो था दैट इज कोरोजन ना, कोरोजन को हटा दिया गया है, और दूसरा जो टॉपिक नहीं पढ़ना वो है रेंसिडिटी। डन है,
ये दोनों टॉपिक अब पढ़ने नहीं हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से रिलेटेड ये था, रेडॉक्स रिएक्शन ये फॉलो करता था ये दोनों, जो कि एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था। इसके क्वेश्चंस भी बहुत, और ये ऐसा था जिसमें आप अच्छा मार्क गेन कर सकते थे अगर मल्टीपल ऑप्शन क्वेश्चन में से आता, तो ये हटा दिया गया है। आपके क्वेश्चन पेपर को शॉर्ट तो किया गया, लेकिन क्योंकि मल्टीपल ऑप्शन क्वेश्चंस आपके होने वाले हैं इसलिए आपके लिए डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ गई ना। मैंने आपको पहले भी बताया है कि यहाँ पर अगर आप सही हैं तो सही और गलत हैं तो गलत। ठीक है, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपने समझ लिया होगा कि पहले चैप्टर में कौन कौन सा ऐसे कंटेंट है जिसको हमें पढ़ना है और कौन कौन से कंटेंट ऐसे जो हमें इम्पॉर्टेंटली पढ़ना है। डन है, आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।